नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। अपने सामान्य ज्ञान में पॉलिटिक्स के बारे में क्या चल रहा था, डिस्कस चल रहा था, और अपन ने भाग तथा अनुसूचियों के बाद में मैंने बताया था अपन पढ़ेंगे हर एक भाग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने क्या है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आया समझ में? तो देखिए भाग एक में अपन ने पढ़ा अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक है साथियों। अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर अनुच्छेद नंबर 4 तक मैंने बताया था जब 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से भारत में, तब 395 क्या थे? अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी तथा 22 क्या थे साथियों? भाग थे। और वर्तमान में देखें यदि अपन तो 22 भाग हैं और 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन उनमें ए और बी सी जोड़ के अलग अलग अनुच्छेदों में जोड़ के लगभग 448 क्या हो गए? अनुच्छेद हो गए। और अनुसूचियां कितनी हो गई साथियों? 12 अनुसूचियां हो गई। और किस अनुसूची में किस चीज का वर्णन है ये अपन ने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं साथियों भाग 1 में क्या लिखा है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा है। देखिए अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा है साथियों, क्या लिखा है? अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा है इंडिया इज भारत। क्या लिखा है साथियों? इंडिया इज भारत। क्या है साथियों? मतलब कि भारत है वो ही क्या है? इंडिया है, और इंडिया है वो ही क्या है? भारत है। ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है। क्या है साथियों? भारत राज्यों का संघ है। मतलब क्या हुआ? भारत में अनेक क्या है? राज्य हैं, और उन राज्यों को मिलाकर क्या मिलाया गया है? एक संघ का निर्माण किया गया है। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? भारत किसका संघ है? भारत राज्यों का संघ है। इसी अनुच्छेद नंबर 1 में भारत के जो भी राज्य हैं तथा जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनका नाम तथा सभी पूर्ण रूप से विवरण कौन से में मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 1 में मिलेगा। आया समझ में? फिर आता है साथियों अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या लिखा गया है कि संसद, क्या संसद में कौन कौन होते हैं साथियों? लोकसभा और राज्यसभा तथा कौन? राष्ट्रपति। संसद यदि चाहे संसद के निर्णय पर, क्या साथियों? संसद के निर्णय पर किसी भी राज्य को भारत में मिलाने की अनुमति है। क्या मतलब हुआ इसका मैं बताता हूं आपको। यदि संसद में कोई बिल पारित हुआ है, किसके अकॉर्डिंग? ये क्या करता है साथियों? ये संसद को अधिकार देता है कि किसी भी नए राज्य की क्या कर सकता है? संसद स्थापना कर सकता है। डायरेक्ट बोले तो क्या हो गया? नए राज्य की स्थापना। क्या लिखा हुआ है? नए राज्य की स्थापना। किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 2 में। और क्या कर सकता है? नए राज्य की स्थापना कर सकता है तथा किसी भारत से बाहर के किसी क्षेत्र को भारत में मिलाने की भी क्या संसद को ये क्या है साथियों? अधिकार है। आया समझ में? किस में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा हुआ है साथियों कि संसद यदि चाहे तो किसी भी राज्य की क्या कर सकता है? सीमा परिवर्तन कर सकता है। सीमा परिवर्तन घटा सकता है, बढ़ा सकता है। आया समझ में? और दूसरा क्या है? उस राज्य का क्या कर सकता है? राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? नाम भी परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। संसद को यह अधिकार है, वो किसी राज्य का क्या कर सकता है? विभाजन कर सकता है। मतलब एक राज्य है उसके 2 राज्य बना सकता है। अपन लिख सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 3 में यह भी लिखा गया है कि राज्य का विभाजन कर सकता है। क्या कर सकता है? विभाजन। कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। दूसरा काम क्या है? राज्य की सीमा में परिवर्तन, मतलब घटा सकता है। उस राज्य की सीमा को क्या कर सकता है? कटौती भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है।
राज्य का नाम परिवर्तन, राज्य का नाम भी क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अपन कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, भाग 1। भाग 1 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 1 से लेके 4 तक। भाग 1 में किसके बारे में लिखा हुआ है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज भारत, क्या है, भारत ही क्या है, इंडिया ही क्या है, भारत है। दूसरा लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है, अनेक भारत में क्या है, राज्य है, उन राज्यों के नाम तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम किस में लिखे हुए, अनुच्छेद नंबर 1 में। अनुच्छेद नंबर 2, संसद के निर्णय पर किसी भी राज्य को भारत में मिलाने की अनुमति या फिर नए राज्य की स्थापना कर सकता है कौन, संसद। संसद में कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कि संसद का निर्माण करते हैं। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा है संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकता है, राज्यों का विभाजन भी कर सकता है। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद नंबर बचा कौन सा अपने साथियों, 4। अनुच्छेद नंबर कौन सा, 4। देखिए अनुच्छेद नंबर 4 में लिखा हुआ है कि यदि कौन सा, अनुसूची 1 व अनुसूची 4 में कोई भी परिवर्तन हुआ तो वो संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा। मतलब क्या हुआ, देख लीजिए, अनुसूची 1 व अनुसूची 4, क्या मतलब हुआ, अनुसूची 1 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संघ तथा राज्यों के बारे में। अनुसूची 4 में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा किसके बारे में साथियों, राज्यसभा की सीटों का बंटवारे के बारे में। यदि इनमें कुछ भी परिवर्तन हुआ तो वो संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा। क्या नहीं गिना जाएगा, संविधान का संशोधन नहीं गिना जाएगा। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या भारत में शुरू से ही वर्तमान में जो राज्य हैं वो इसी प्रकार से राज्य थे क्या, या कुछ क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो देखिए राज्यों का पुनर्गठन क्या है टॉपिक, इसी में है साथियों, राज्यों का पुनर्गठन। क्या है साथियों, राज्यों का पुनर्गठन। देखो किस प्रकार हुआ राज्यों का पुनर्गठन। सबसे पहले यदि अपन देखें, धीरे धीरे क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ, अलग अलग राज्यों के अनुसार अपने भाषा आधार पर क्या राज्यों का निर्माण लोगों ने क्या कर दिया, उत्साहित कर दिया। लोगों ने क्या किया, जागरूकता फैलाना, या फिर माने तो क्या हुआ, एकता कर ली कि हर एक भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, राज्य का निर्माण होना चाहिए। इसीलिए राज्यों का पुनर्गठन में एक दर आयोग कमेटी बनी। क्या बनी साथियों, दर आयोग कमेटी। कब बनी, 1948 में। ठीक है, इस दर आयोग कमेटी ने क्या कहा कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं हो सकता। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। किस आधार पर, भाषा के आधार पर। यह दर आयोग जो कमेटी है 4 सदस्यों की कमेटी थी, और इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर क्या नहीं होगा, राज्यों का गठन नहीं होगा। ठीक है, फिर एक और कमेटी बनी जिसका नाम है JVP, मतलब इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कौन था, पट्टाभी सीतारामयम। ठीक है, ये 3 कमेटी के सदस्य बनी। ये भी कब बनी, 1949 में। इसने भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्या खारिज किया कि भाषा के आधार पर क्या नहीं बनेगा, राज्य का निर्माण या गठन नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, लोगों में ये मांग लगातार बढ़ती जा रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या हो, पुनर्गठन हुआ। उनमें से ही मेनली जो तमिल भाषा के क्या है, व्यक्ति है या लोग हैं, उनका क्या है, मांग लगातार बढ़ती जा रही थी कि भाषा के आधार पर तमिल राज्य का अलग निर्माण किया जाए। और उन्हीं में से ही एक क्या था, व्यक्ति था जिसका नाम क्या है साथियों, जिसका नाम है पोटोश्री। क्या नाम है साथियों, पोटोश्री रामलल्लू। ये व्यक्ति है, किसने, इस व्यक्ति ने क्या किया, 58 दिन की भूख हड़ताल की।
ठीक है। 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद में इस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये क्या, तमिल राज्य, तमिल भाषाई आधार पर तमिल राज्य का निर्माण कराना चाहता था। किसकी मृत्यु हो गई, पोटा श्री राम लल्लू की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद में भारत सरकार को क्या हो गया, मजबूरन क्या करना पड़ा, राज्य का गठन करना पड़ा। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। और प्रथम जो भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ वो साथियों हुआ 1953 में। और किसका हुआ, कौन से राज्य का गठन हुआ साथियों, सबसे पहले राज्य का जो गठन हुआ वो कौन सा था साथियों, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले भाषा आधारित राज्य का गठन यदि आपको पूछा जाए कौन से का हुआ, तो कौन से का हुआ, आंध्र प्रदेश का हुआ। कब हुआ, तो 1953 में हुआ। कब हुआ, 1953 में। ठीक है। उससे पहले कौन कौन से आयोग बने, एक बना दर आयोग 1948 में, इसने भाषा के आधार पर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बना जेवीपी आयोग, उसने भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन क्या हुआ, तमिल लोगों की मांग पर पोटा श्री राम लल्लू क्या हुआ, भूख हड़ताल पर बैठे और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जिससे क्या होगा, यह कार्यक्रम आक्रोश फैलने लग गया पूरे भारत में, जिस आधार पर भारत सरकार को भाषा आधारित क्या राज्य का निर्माण करना क्या हो गया, जरूरी हो गया। और प्रथम जो राज्य का निर्माण हुआ वो किसका हुआ, आंध्र प्रदेश का। आया समझ में। आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य जो लोग थे उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए क्या, एक नई योजना बनाना स्टार्ट कर दी, एक नया कार्यक्रम, एक नई क्या संगठन बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और देखते हैं अपन उसके बाद में किस किस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनने के बाद भारत के कई हिस्सों में क्या हो गई, ये मांग अधिक बढ़ने लगी कि भाषा के आधार पर अन्य राज्यों का भी क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। और इसके लिए क्या हुआ, एक आयोग की स्थापना या आयोग का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया साथियों क्या, फैजल अली आयोग। कब किया गया, 1953 में इसका गठन किया गया। और इसी के बाद में राज्य क्या पुनर्गठन आयोग भी इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, कब रखा गया उसके बारे में देखो। गठन था कौन सा, फैजल अली आयोग। फैजल अली आयोग, ठीक है। इस फैजल अली आयोग का गठन किया गया कब साथियों, 1953 में। कब किया गया, 1953 में। ठीक है, और इसी का ही बाद में नाम रख दिया गया क्या साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या साथियों, क्या नाम रखा गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। यदि आपको पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना तो 1953 को की गई। आया समझ में। और इसने क्या किया, फैजल अली आयोग ने 1955 में अपनी क्या अनुशंसाएं दी कि ठीक है भाषा के आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। लेकिन क्या, लेकिन केवल भाषा के आधार पर ही नहीं, उनके साथ कुछ और क्या होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। वो क्या क्या है, पहला बताया उन्होंने कि देश की एकता व सुरक्षा को क्या होना चाहिए, मजबूती मिले। इस प्रकार राज्यों का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। ठीक है, भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता पूरी देश में बनी रहे। ये नहीं कि ठीक है भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दिया तो वो अपना अलग ही क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से कार्य कर रहा नहीं। ठीक है, गठन करने के बाद में भी जो सांस्कृतिक तथा क्या है आर्थिक व्यवस्था है वो पूरे देश के साथ सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, तो फैजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, 1955 में रिपोर्ट दी। और इसी के अनुसार 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और इनकी जो अनुशंसाएं थी उनको क्या किया गया, लागू किया गया। क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, और इसी प्रकार 1 नवंबर 1956 में जब क्या ये पूर्ण रूप से इसकी फैजल अली आयोग की अनुशंसाएं क्या हो गई, लागू हो गई, उस समय भारत में 14 तो थे क्या साथियों, राज्य। क्या थे, 14 राज्य थे। और साथियों 6 थे क्या, यूनाइटेड स्टेट, मतलब क्या हो गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश थे। और वर्तमान में अपन देखें तो क्या है, 28 राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है, बता सकता है क्या कोई, 8 है या 9 है, मेरे को कंफर्म करके बताना। ठीक है,
कितने, मैंने पहले भी बताया था आपको किस प्रकार है, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है। तो अब वर्तमान में नए नए राज्यों का निर्माण कब हुआ उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले साथियों 14 राज्य तो पहले थे ही, फिर नया राज्य बना 1960 में। कौन सा बना? तो वो बना कौन सा? गुजरात। कितने नंबर का राज्य हो गया ये? कितने? 14 पहले थे, ये बन गया कौन सा? 15वां राज्य। कौन सा? 15वां। 16वां राज्य बना कौन सा साथियों? 1963 में, 3 साल बाद में। कौन सा? वो बना कौन सा? नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। फिर साथियों 17वां राज्य बना कौन सा? 1966 में। कौन सा बना 1966 में? वो बना कौन सा? हरियाणा। कौन सा बना? हरियाणा। याद रखने की क्या तरीका है साथियों? याद रखना है आपने क्या गुनाह किया है, क्या गुनाह किया है। गुनाह का मतलब हो गया गुजरात, नागालैंड और हरियाणा। आपने क्या गुनाह किया है? तो गुनाह का मतलब क्या हो गया? गुजरात, नागालैंड और हरियाणा। 1960 में 15वां राज्य गुजरात, 16वां राज्य नागालैंड और 66 में हो गया कौन सा? हरियाणा। इसी प्रकार 1900 कब हुआ साथियों? 71 में हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया? नया राज्य बनाया गया। 1972 में कौन सा राज्य हुआ ये साथियों? ये हो गया 18वां, ठीक है। 1972 में 3 नए राज्य बनाए गए। कौन कौन सा? तो वो कौन कौन से? MTM। कौन सा है साथियों? MTM। क्या मतलब हो गया? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। कितने राज्य हो गए? 3 राज्य। कितने नंबर के हो गए? ये हो गया साथियों 19 नंबर, ये हो गया 20 नंबर और ये हो गया 21 नंबर। हो गए 3 राज्य। कौन सा? MTM। कब बनाया गया? 1972 में बनाया गया। इसी प्रकार 1975 में एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या साथियों? सिक्किम। क्या नाम? सिक्किम। कब बनाया गया? 1975 में, ठीक है। कितना राज्य हो गया? 22 राज्य। कितना नंबर? 22 नंबर राज्य। आया क्या समझ में? पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिक्किम राज्य को या सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में दिया गया। कब दिया गया? 1975 में, ठीक है। फिर देखिए साथियों 1987 में 3 और नए राज्य बनाए गए जिनका नाम क्या है? क्या नाम है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और साथियों कौन सा? गोवा। कौन सा? गोवा। ये 3 ऐसे राज्य जिनको कब दिया गया राज्य का दर्जा? 1987 में। फिर आई 2000 और 2000 में क्या 3 राज्य नए बनाए गए। कौन कौन से साथियों? एक तो था कौन सा साथियों? छत्तीसगढ़। कौन सा था? छत्तीसगढ़। एक था साथियों उत्तरांचल। कौन सा? उत्तरांचल, जिसका वर्तमान में क्या है? उत्तराखंड नाम, ठीक है। और एक था साथियों कौन सा? झारखंड। कौन सा? झारखंड। कहा किस किस से अलग किए गए? तो देखिए छत्तीसगढ़ को किया गया मध्य प्रदेश से अलग। किससे? मध्य प्रदेश से अलग। उत्तरांचल को किया गया यूपी से अलग और झारखंड को किया गया साथियों किससे अलग? बिहार से अलग। इस प्रकार ये कितने राज्य बन गए? देखिए 22वां हो गया सिक्किम, 21वां हो गया कौन सा? मिजोरम, 22वां हो गया अरुणाचल प्रदेश, 23वां हो गया कौन सा? गोवा, 24वां हो गया कौन सा? छत्तीसगढ़, 25वां हो गया कौन सा साथियों? उत्तरांचल और 27वां हो गया कौन सा? झारखंड। कौन सा हो गया? झारखंड। आया समझ में? आया क्या यहां तक समझ में? ठीक है। देखिए आगे सॉरी 22 तो यहां तक हो गए। ये हो गए साथियों कौन सा? 23वां, ये 24, 25, 26, 27 और 28। टोटल कितने हो गए? 28 राज्य हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अभी वर्तमान में एक नया राज्य बना। कब बना? 2014 में। कौन सा? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। और कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य। कौन सा? 29वां राज्य, ठीक है। तो वर्तमान में 2014 तक कितने राज्य हो गए? 29 राज्य। और यदि वर्तमान में पूछा जाए, मैं बता रहा हूं 29 राज्य हो गए भारत में, लेकिन वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28 ही है। और तो कम कौन सा हुआ? आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को क्या राज्य से क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2 अलग अलग, एक बना दिया गया लद्दाख और दूसरा बना दिया गया कौन सा?
कश्मीर या जम्मू कश्मीर। आया समझ में? तो ये है राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई। किसके? फैजल अली आयोग समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? फैजल अली आयोग समिति की सिफारिश पर। 3 सदस्य थे इसमें फैजल अली आयोग समिति की सिफारिश में। एक तो था फैजल अली, एक था हरदेनाथ कुंजर, एक था के.एम. पणिक्कर। ठीक है, 3 सदस्य थे जिन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी कि ठीक है, क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर क्या राज्यों का निर्माण होना चाहिए। आया क्या समझ में? यहां तक सबको आया क्या? बहुत बढ़िया। ये भाग हो गया कौन सा साथियों? भाग 1, जिसमें किसके बारे में लिखा है? संघ तथा राज्य क्षेत्रों के बारे में लिखा गया है। अब आगे पढ़ते हैं साथियों अपन भाग 2 के बारे में, कि भाग 2 में क्या लिखा गया है। भाग 2 किसके बारे में साथियों? भाग 2। भाग 2 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है? तो मैंने पहले भी बताया, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक क्या है अनुच्छेद। अपन जो मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, बाकी अपन डायरेक्टली भाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 2 में लिखा है साथियों नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि भारत में किसको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, भारत का नागरिक कौन कहलाएगा, उनके बारे में किस में लिखा हुआ है? भाग 2 में लिखा गया है। ठीक है, कहां से लिखा गया है? भाग 2 में। आपको पता है कि भारत में एकल नागरिकता का सिस्टम है। भारत में एकल नागरिकता, ठीक है, ये नहीं है कि देश की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी और राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी। ठीक है, यूएसए में क्या किस प्रकार की नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता, मतलब 2 प्रकार के राज्यों की अलग और देश की अलग नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में ब्रिटेन के तरीके से एकल क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय नागरिक अधिनियम आया सबसे पहले 1955 में। भारतीय नागरिक अधिनियम कब आया साथियों? 1955 में। इसको बाद में क्या किया गया? संशोधन किया गया। किस प्रकार? 1986 में इसका क्या किया गया? संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। इस प्रकार से भारत का नागरिक कौन कहलाएगा? तो भारत का नागरिक वही कहलाएगा जो सबसे पहले क्या है? जन्म से क्या भारत में रह रहा है। क्या रह रहा है? जन्म से भारत में रह रहा है। दूसरा कौन कहलाएगा साथियों? दूसरा कहलाएगा कौन? के वंश परंपरा वाला। वंश परंपरा वाला मतलब क्या हुआ कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर भी हुआ हो, लेकिन उसके माता या पिता में से एक व्यक्ति क्या हो? भारतीय हो, तो वो भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। तीसरा किस प्रकार से मिलता है भारत का नागरिकता? पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा मतलब क्या हुआ? जो भारत में क्या लगातार 5 वर्षों तक क्या है? भारत में ही क्या कर रहा है? रह रहा है, तो उसको भी क्या नागरिकता मिलेगी। को किसको मिलेगी? वे कम से कम 5 साल तक क्या कर रहा हो? भारत में निवास कर रहा हो। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक भारत में निवास, उसको क्या मिलेगी साथियों? नागरिकता मिलेगी। ठीक है, और चौथा काम कौन सा? देशीकरण। क्या साथियों? देशीकरण। देशीकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से भी नागरिकता मिलेगी। ठीक है, कब तक? लगभग 10 वर्षों तक यदि भारत में क्या कर रहा है? वो कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। कब तक? 10 वर्षों तक लगातार, तो उसको क्या मिल सकती है? भारत की नागरिकता मिल सकती है। किस प्रकार मिलेगी? देखो भारत की नागरिकता, एक तो जन्म से ही क्या हो? वो भारत का नागरिकता हो। मतलब क्या हुआ? जब 1950 में अपना क्या संविधान लागू हुआ, उसके 5 वर्ष पहले तक जो भारत में रह रहा हो, उसको क्या? वो भारत का ऑटोमेटिकली क्या है? नागरिक है। फिर बाद में, उसके बाद में जो भी भारत में जन्म लिया हो, वो क्या है? भारत का नागरिक है। वंश परंपरा का मतलब हुआ जिस बच्चे का जन्म भारत में ना होकर क्या हुआ हो? बाहर हुआ हो, लेकिन उसकी माता पिता में से, माता या पिता में से एक भी क्या हो? भारतीय हो, तो वो भारत का क्या है? नागरिक है। पंजीकरण के द्वारा
जो क्या पंजीकरण के द्वारा का मतलब क्या हुआ, सरकार के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, फॉर्म फिलअप किया जाता है, उसके माध्यम से क्या यदि वो 5 वर्ष तक क्या लगातार क्या भारत में निवास कर रहा हो तो उसको भी क्या होगी, भारत की नागरिकता होगी, या फिर देशीकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से भी भारत की नागरिकता होगी। अब इस पर क्वेश्चन आया था, क्या इनमें से किसको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती, या जो भारत का नागरिकता नहीं है। 3 ऑप्शन इसी में थे। चौथा ऑप्शन था जो लगातार भारत की बैंकों में क्या लगातार 5 वर्षों से पैसे जमा करा रहा हो, या जिसका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो भारत में, तो वो क्या भारत का नागरिक होगा, तो कदापि नहीं होगा। भारत का नागरिक चाहे वो 50 वर्षों से भारत की बैंकों में क्या कर रहा है, पैसे जमा करा रहा है, या उसका अकाउंट है, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। क्या नहीं कहलाया जाएगा, भारत का नागरिक। आया समझ में सबके, बहुत बढ़िया। देखो आगे, भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा, कैसे भारतीय नागरिकता का खत्म हो जाएगी, तो इसके लिए डायरेक्टली प्रावधान है। क्या है साथियों, पहला है कि भारतीय कोई भी व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता परित्याग करता है कि मैं तो छोड़ता हूं दूसरे देश की क्या कर लेता हूं, नागरिकता लेता हूं, तो वो परित्याग करने पर ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता परित्याग नहीं करता है और क्या करता है साथियों, किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो ऑटोमेटिकली भारत सरकार उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है। ठीक है, या किसी कारण से, तीसरा कारण यह है, या किसी कारण से सरकार द्वारा उसकी नागरिकता छीनने पर, या किसी भगोड़ा घोषित हो गया तो सरकार ने क्या कर ली, उसकी नागरिकता छीन ली, उस प्रकार भी क्या कर सकता है, नागरिकता छीन सकता है। कौन, भारत छीन सकता है। आएगा समझ में। तो ये किसके बारे में है, भाग नंबर 2 के बारे में। कहां से कहां तक है, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 किसके बारे में लिखा हुआ है, नागरिकता के बारे में। किस किस को मिलेगी मैंने बता दिया, और किस किस का अंत होगा, नागरिकता किससे छीनी जाएगी, उनके बारे में मैंने बता दिया। भाग 1 व भाग 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद में साथियों अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में भाग 3 के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर बार वहां से क्या एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कौन सा है भाग 3, क्या लिखा हुआ है, सबको पता है या नहीं है। भाग 3 में लिखा है साथियों, मूल अधिकार, आपके मूल अधिकार, जनता के मूल अधिकार, इस भारत में रह रहे निवासियों, जनसंख्या के कौन कौन से मूल अधिकार है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आया क्या समझ में, बहुत बढ़िया। फिर मिलेंगे नई क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।